हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। दिस इज इंडियन पॉलिटी क्लास। जैसा आपको पता है कि हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। नाउ वी स्टार्ट पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आखिर में होते क्या हैं? क्या है आखिर मौलिक अधिकार? सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्रता और जो राज्यों के कठोर कानून होता है उनके विरुद्ध में अगर मानव को कोई तरीके की स्वतंत्रता दी गई है तो मौलिक अधिकार के तहत दी गई। तो मौलिक अधिकार होना मानव के जीवन में बहुत जरूरी है। पहला, मौलिक अधिकार के विषय में बात सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी? तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो 1931, सबसे पहले 1931 कराची अधिवेशन। जैसा आपको पता है कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ही सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग संविधान सभा के द्वारा करी गई और इसी मौलिक अधिकार की मांग के तहत महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भेजा गया था। कहां पर? लंदन में। कैबिनेट मिशन, जिस तरीके से संविधान सभा में जो प्रस्ताव आया है संविधान सभा का वह किसके तहत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत आया। ये चीज हमें पता है। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा की स्थापना करी गई थी और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ये बताया गया था कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होने चाहिए। मौलिक अधिकार के लिए एक अंतरिम सरकार और एक अंतरिम कमेटी गठन किया गया था और इसी एडवाइजरी कमेटी जिसके अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन्हीं को बनाया गया था एडवाइजरी कमेटी, एक एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष। और इसी एडवाइजरी कमेटी या सलाहकार समिति का अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 2 और कमेटी गठित करी गई। 2 और कमेटी बनाई गई थी। अन्य 2 कमेटीज, एक कमेटी बनाई गई मौलिक अधिकार से संबंधित जिसके अध्यक्षता बनाए गए थे JB कृपलानी और एक कमेटी बनाई गई आपकी अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे HC मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। दो कमेटी गठित करी गई। पहला था मौलिक अधिकार से संबंधित कमेटी और दूसरी बनाई गई थी अल्पसंख्यकों कमेटी। इसके अध्यक्ष बनाए गए JP कृपलानी को और इनके अध्यक्ष बनाया गया था हरीश चंद्र मुखर्जी को। दोनों की ही सिफारिश पर भारतीय संविधान जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकारों में जोड़ा गया किसको? संविधान में जोड़े गए मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार को। मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में से बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। बिल ऑफ राइट्स 1791, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है और बिल ऑफ राइट्स 1791 के ही प्रस्ताव के तहत भारत में इससे ही प्रेरणा लेते हुए भारत में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वह बेसिकली एक आम जनता या प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है उनके लिए ऐसे अधिकार हैं जो उनको स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को एक घोषणा पत्र के तहत जिसे बोला गया है क्या? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भाग 3
ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा, या आप इसे बोल सकते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैग्ना कार्टा एक्चुअल में क्या होता है। मैग्ना कार्टा क्या है? तो ब्रिटेन के ही राजा जॉन के द्वारा, किंग जॉन 15 जून सन 1215 में 15 जून सन 1215 में एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जो कि वहां की जनता की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों से संबंधित है, और इसी घोषणा पत्र को बोला गया था मैग्ना कार्टा। ये घोषणा पत्र जो है वहीं की जनता के स्वतंत्रता एवं अधिकारों से संबंधित था, और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी जो होते हैं वह स्वतंत्रता और अधिकारों से संबंधित होते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में सन जॉन के द्वारा ब्रिटेन में एक अधिकार पत्र दिया गया था, घोषणा पत्र था, जिसे हम चार्टर के नाम से जानते हैं। इस चार्टर के से ही प्रेरित होकर इसे नाम दिया गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब भाग 3 जो है वो आपका अनुच्छेद, जैसा हमें पता है, 12 से लेकर 35 के मध्य रखे गए हैं। इनके मध्य 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को रखा गया है। इन मौलिक अधिकारों के बाद में ही आज हमें चर्चा करना है। आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 इसमें दिया गया है आपकी राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 12 में बताया गया है। राज्य शब्द से यहां उल्लेख है कि भारत सरकार एवं संसद। राज्य शब्द से क्या उल्लेख किया गया है? पहला तो इसमें है भारत सरकार एवं भारत की सरकार की संसद। दूसरा प्रांत एवं प्रांत की सरकार। और तीसरा है, इसी में ऐड किया गया था, प्राधिकारी, अनेक पदों पर स्थित राज्य क्षेत्र में जो अधिकारी हैं इनके राज्य क्षेत्र, इन्हें शामिल किया गया है राज्य के अंतर्गत। राज्य क्या होता है? राज्य से मतलब यहाँ एक पर्टिकुलर राज्य नहीं है, पूरे देश का ही यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, उनको संज्ञा दी गई है राज्य की। पहला, इसके तहत आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा के रूप में बताया गया है। आर्टिकल 12 को मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो होते हैं, एक ऐसे अधिकार है जिसके तहत आप न्यायालय जा सकते हैं। यदि किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकार का खनन होता है या आपका मौलिक अधिकार को विपरीत कोई कार्य किया जाता है, तब इसके विरुद्ध में आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे न्यायालय में याचिका दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड होता है, और इसी के तहत आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होता है। इसके तहत आप आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत यदि किसी भी परिस्थिति में आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और आप यदि उनके खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो अपील करने के ही जितने भी प्रावधान रखे गए हैं वो आर्टिकल 13 में रखे गए हैं। नेक्स्ट स्टार्ट होता है अब यहां से आपका मेन टॉपिक जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। पहला हमें याद रखना है मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है भारत में कहां से लिया गया था, तो यूएसए से इसका प्रावधान लिया गया है। दूसरी चीज, मौलिक अधिकार हमें 6 प्राप्त हुए हैं। 44वां संविधान संशोधन सन 1778 से पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब प्रेजेंट में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार है। सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। सेकंड,
स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ संस्कृति का अधिकार, और आखिरी होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला है विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसके तहत आपके 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के मध्य विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 के मध्य रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24, इसमें 2 आर्टिकल रखे गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के मध्य रखा गया है। 29 और 30 संस्कृति का अधिकार है। 31 जो निरस्त हो चुका है, इस समय निश्चित हो चुका है, जिसमें आपका प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में रखा गया है। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। पहला विधि के समक्ष समता, सेकंड रहेगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड रहेगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकारों को ही क्या बोला जाता है? मेरुदंड। इन्हें ही बोला जाता है मेरुदंड, या मौलिक अधिकार के बिना किसी भी तरीके से संविधान सुचारू रूप से नहीं चल सकता है, मानव सुचारू रूप से नहीं रह सकता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के संज्ञा दी गई थी। एक चीज और, यदि भारत में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मौलिक अधिकारों को त्यागना चाहेगा तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रावधान है बिल ऑफ राइट्स के तहत, जिसे क्या बोला गया है? बिल ऑफ राइट्स या मौलिक अधिकार, जैसे अभी हमने चर्चा करी, इसके तहत स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार त्याग सकता है। फर्स्ट रहेगा आपका, स्टार्ट करते हैं, समता का अधिकार। फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। फर्स्ट आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण का अधिकार, इसका अर्थ क्या है? विधि का समान संरक्षण। विधि का अर्थ है नियम से, नियम या कानूनों से बने। विधि का अर्थ क्या होता है? नियम। तो सभी, इसका अर्थ ये होता है कि सभी के लिए जो संविधान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रावधान करे गए हैं, वे सभी के लिए समान होंगे। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता के तहत जितने भी कानून बनाए गए हैं वे सभी भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए समान रहेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। इसके तहत इसे सकारात्मक स्वभाव भी बोला जाता है। इस आर्टिकल को क्या बोला जाएगा? सकारात्मक स्वभाव भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसे सकारात्मक स्वभाव? इसका रीजन ये है कि समान व्यक्ति के लिए समान तरीके का व्यवहार किया जाएगा और असमान व्यक्ति के लिए असमान तरीके का व्यवहार किया जाएगा। समान व्यक्ति के लिए समान व्यवहार और असमान व्यक्ति के लिए असमान व्यवहार का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जो है वो अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया था। समान व्यक्ति के लिए समान तरीके का प्रावधान और असमान व्यक्ति के लिए असमान तरीके का प्रावधान। समान मतलब यह है कि अगर असमान का मतलब और समान का मतलब यह होता है कि अगर समान व्यक्ति
जैसे कोई आम आदमी है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उसके साथ सभ्यता के साथ पहले पेश किया जाएगा, और अगर वह दोष सिद्ध होता है उसका, तब उसे सजा दी जाएगी। इसके विपरीत यदि किसी को कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही है, कोई आपराधिक केस दर्ज है पहले से, तो उसके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि वह पहले से ही अपराधी रह चुका है, तो हो सकता है कि उसने ये किया हो। इसीलिए इसका प्रावधान है कि असमान व्यक्ति के लिए समान व्यवहार और समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार का प्रावधान किया गया है। आगे, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान, राष्ट्रपति एवं भारत का राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, और राज्यपाल जो कि आपका राज्य का प्रधान होता है, इनके खिलाफ विधि के समक्ष समानता का प्रावधान नहीं चलता है। बाय द आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 के तहत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान इनके ऊपर लागू नहीं होता है। आगे, संसद के सदस्यों को 105 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्य एवं 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार मिलता है, मौलिक अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। इसके साथ अगर बात करें हम विधानमंडल के सदस्यों की, विधानमंडल के सदस्यों के लिए तो 194 आर्टिकल 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को एक विशेष प्रावधान दिया गया है मौलिक अधिकार के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका आर्टिकल 15, इसी के तहत है, लिंग, जाति या जन्म स्थान के किसी भी तहत किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 15, भेदभाव से रिलेटेड है ये, अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष या बच्चे, किसी भी वर्ग के व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों पर, अन्य किसी ऐसी होटल्स हो गई, ऐसी जगह, घूमने की जगह, तालाब हो गए, नहाने की जगह या फिर स्नान घाटों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन के अवसर के बारे में जानकारी दी गई है। लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन के अवसर के बारे में जानकारी आर्टिकल 15 से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से या अपने इच्छा से रोजगार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। राज्य के द्वारा ऐसा प्रावधान रखा जाएगा कि राज्य ही सबसे पहले जो नौकरी या व्यवसाय का प्रावधान है वह अपनी ही जनता को प्रदान करे। ऐसा एक प्रावधान भी हो चुका है आर्टिकल 16 के तहत ही। कुछ राज्यों ने ऐसा किया है, जैसे कि उन राज्यों में से है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने ही जनता के लिए सबसे पहले राज्य की वैकेंसीज बोल सकते हैं आप, पद खाली छोड़े गए हैं, क्योंकि वहां के लोग पहले यहां पर भर्ती हो, बाद में किसी बात के लोगों को वहां पर भर्ती किया जाएगा। यह आर्टिकल 16 के तहत है। आपको समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, यह आर्टिकल 16 के तहत ऐसा बताया गया है। 27% आरक्षण, आपको जैसे पता है कि पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों को दिया जाता है, 27% आरक्षण का प्रावधान भी इसी के तहत रखा गया है। आर्टिकल 17 जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 अस्पर्धता का अंत, अनटचेबिलिटी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 17 अस्पर्शता, अस्पर्शता का अंत। अस्पर्शता, इसे छुआछूत बोलेंगे आप।
यदि किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से यदि अस्पृश्यता होती है या छुआछूत होता है तो इसे दंडनीय अपराध माना गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, एक दंडनीय अपराध होता है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तहत, अधिनियम सन 1955 के तहत इसे क्या माना गया है? दंडनीय अपराध माना गया है। किसी भी तरीके की जाति, लिंग आधार पर यदि कोई भेदभाव होता है, छुआछूत की जाती है किसी के द्वारा भी, उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग पर यदि कोई ऐसा प्रावधान है तो इसे क्या माना जाएगा? अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आर्टिकल नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 18। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। राज्य के द्वारा किसी को भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। उपाधियों का अंत का मतलब यह है कि किसी को भी राज्य के तहत उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी। लेकिन यदि हम सैन्य उपाधि की बात करें, सैन्य उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। राज्य के द्वारा किसी जनरल हो गया, कर्नल हो गया, इस तरीके के नाम के आगे उपाधियां दी जा सकती हैं। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उपाधियां लगाई जा सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, और इसके साथ साथ आप टीचर लगा सकते हैं, मिस्टर लगा सकते हैं, मिसेज लगा सकते हैं। ये किस में आता है? आर्टिकल 18 में आता है। लेकिन इसमें एक विवाद है कि जैसे हम सभी को पता है 1954 से भारत में एक भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसे हम जानते हैं भारत रत्न के नाम से, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार प्रारंभ करे गए थे 1954 से भारत में। 1954 से भारत में ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कार प्रारंभ करे गए। इस पर एक विवाद हुआ। विवाद का मुद्दा यह था कि भारत रत्न भी तो एक प्रकार की उपाधि है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मुद्दे को, इस डाउट को पूरी तरीके से सॉल्व किया गया कि भारत रत्न जो है और पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये किसी उपाधियों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखे जाएंगे। ये उपाधियां नहीं है बल्कि ये क्या है? एक प्रकार का सम्मान होता है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसे अपने नाम के साथ आगे न जोड़ा जाए, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। इसे उपाधियों की श्रेणी में न रखते हुए क्या रखा गया? इसे सम्मान की श्रेणी में रखा गया था। तो ये विवाद का मुद्दा था एक, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे सुलझा दिया गया था। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं 18। स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है आपका सेकंड, राइट टू फ्रीडम। 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक सेकेंड हेडिंग रहेगी आपकी क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक रखा गया है इसे? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसे रखा गया है। अनुच्छेद 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना आपका जीवन एक निरर्थक जीवन की तरह जिएंगे, इसलिए फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम को ऐड किया गया है। और राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक। सबसे पहले हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 के तहत आपको ऐसे अधिकार प्रदान किए गए संविधान के द्वारा जो कि मानव जीवन के एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना व्यक्ति का जीवन बिल्कुल एक पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल समांतर हो जाएगा, नीचे न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 19 के बिना पूरे संविधान का होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है आपकी आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 का 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे। आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 को 6 तरीके के भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग होता है आपका वाक की अभिव्यक्ति। पहला 19.1 करके लिखेंगे इसे, वाक की अभिव्यक्ति। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने हक से बोलने का अधिकार प्रदान किया गया है। वह अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है किसी भी माध्यम से, बोलकर, लिखकर, चित्रकारी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। 19A बोल दीजिए, 19.1 बोल दीजिए, अभिव्यक्ति का अधिकार है। सेकेंड अधिकार प्रदान किया गया है कि आप एक गुट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप में निशस्त्र। सेकेंड है हथियार रहित या शस्त्र रहित, शस्त्र रहित सभाओं का आयोजन किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह
शस्त्र रहित होकर अधिकार से क्या कर सकता है, सभा का आयोजन कर सकता है। आप किसी भी प्रकार से शस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक विवाद है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जैसे हमें पता है सिख समुदाय में कृपाण होता है, सिख समुदाय में कृपाण, कृपाण को क्या अभिन्न अंग माना गया है सिख समुदाय का। तो ये एक अपवाद है, कृपाण को क्या माना गया है, सिख समुदाय का एक अंग माना गया है। ये इसे हमेशा साथ रखेंगे, इसे अभिन्न अंग माना गया है। इसके साथ साथ हिंदू संप्रदाय, इसकी 3 शाखाएं बनाई गई हैं। सिख का इनका समुदाय बना बोला गया है कि अनुयायी होंगे हिंदुओं के। इसके साथ साथ बौद्ध और जैन, बौद्ध एवं जैन, इनको भी क्या माना गया है, हिंदुओं का ही संप्रदाय माना गया है। तीसरा रहेगा आपका थर्ड, नेक्स्ट 19.3, ये सेकंड था, ये फर्स्ट, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को एक अपने हक के लिए समूह या समूह बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप समितियों का गठन कर सकते हैं। 97वां संविधान संशोधन सन 2011 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की जा सकती है। इसी के तहत आप संघ बना सकते हैं, संघ बनाकर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार इसमें प्रदान नहीं किया गया है। सिर्फ आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन अधिकार आपको ये नहीं है कि आप हड़ताल करें, हड़ताल करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट रहेगा आपका 19.4 या चौथा, तीसरा था संघ बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, घूमने का अधिकार बोल सकते हैं आप इसे। भारत के क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार दिया गया है। आप किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, आपको बिना रोक टोक के घूमने दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला रहेगा आपका 19.5 या 19 का अगला पार्ट। इसके तहत आप चौथे में घूमने का अधिकार है, पांचवें में किसी भी जगह पर रहवास करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी भी जगह पर आप भारत के किसी भी क्षेत्र पर रह सकते हैं, रहने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत अगला छठवा, आजीविका चलाने का अधिकार। आजीविका चलाने का अधिकार, वृत्ति धारण करने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का व्यापार करने का अधिकार प्रदान है। बस वह संविधान के दायरे में होना चाहिए, गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यापार किया जा सकता है। 19 के 6 के तहत आप किसी भी तरीके की आजीविका, जिससे आपका रोजगार चले, आपकी आजीविका चले, ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं। ये आता है आपका 19 में। 19 के तहत ही आपको प्रेस का अधिकार प्रदान किया गया है। 19 के तहत ही आपको प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मीडिया का अधिकार भी इसी के तहत आता है। मीडिया का अधिकार, मीडिया को यह हक है कि वे किसी भी तरीके से किसी से भी पूछताछ कर सकती है या उससे बातचीत करके उस चीज का हल निकाला जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा आपका अगला, आप किसी भी तरीके से विज्ञापन छाप सकते हैं, व्यापारिक विज्ञापनों पर भी कोई प्रकार की रोक नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 से रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में लगातार कंटिन्यूसली पूछे गए चुके हैं, इसलिए हमें इसे कंटिन्यूस अच्छे से पढ़ना है। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने का आपको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 20, बेवजह किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपराध के विरुद्ध दोष सिद्ध का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को यदि, जैसा हम जानते हैं कि संविधान में एक नियम का, दंड का एक उल्लेख बनाया गया है, उस उल्लेख के तहत आप अगर कोई भी ऐसा गैर कानूनी कार्य करते हैं तो आपको दंड मिलता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता है तो उसे बेवजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि गिरफ्तार भी किया गया है तो उसे अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से
वकील चुन सकता है और साथ साथ 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करना होगा, अपने निकटतम मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत करना होता है। आर्टिकल 20 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि आप दोष सिद्ध कर सकते हैं आपका, कि आप दोषी नहीं है इसके तहत, और किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट रहेगा आर्टिकल 21, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21, प्राणों की स्वतंत्रता, प्राणों की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के तहत प्राणों की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्या होता है ये, इसके तहत आखिर क्या प्रावधान रखे गए हैं? राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार इसी के तहत रखा गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी अन्य सेकंड पर्सन के साथ वाद विवाद कर सकता है, इसका अधिकार भी इसमें है। आप अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकते हैं, इसका अधिकार आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ या जीने का अधिकार प्रदान किया जाता है। स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, इसका अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 के तहत प्रदान किया गया है। नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत सिर्फ ये दोनों आर्टिकल ही बस आपके पास, ये दोनों ही मौलिक अधिकार आपके पास होते हैं। बाकी अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निश्चित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 जब लगता है, इसके तहत सिर्फ दो ही मौलिक अधिकार आपके पास होते हैं। एक होता है सिर्फ 20 और अगला होता है 21, राइट टू लाइफ या प्राणों का अधिकार। इसके तहत आपको जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी अनुमति के हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, आर्टिकल 21 के तहत है। जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, आपके सुनवाई का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए थे, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका फंडामेंटल राइट में से जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के तहत नेक्स्ट रहेगा आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के तहत प्रत्येक दशा में आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत आप अपनी मनमर्जी से अपना वकील चुन सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एवं गिरफ्तारी की वजह आप पूछ सकते हैं, गिरफ्तारी की वजह सामने जिस किसी के द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया है उसे आपको बताना होगा कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया गया था। इस दशाओं में कुछ प्रावधान आर्टिकल 22 के तहत किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल और नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23। बलात्कार श्रम एवं मानव श्रम से उसका प्रतिबंध लगाने के लिए आर्टिकल 21 के तहत इसमें प्रावधान रखे गए हैं। आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 बलात्कार श्रम इनसे प्रतिषेध लगाने के लिए आर्टिकल है। इसमें बेगारी आती है, बंधुआ मजदूरी आएगी और मानव श्रम हो गया, मानवों का व्यापार हो गया, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 23 के तहत ये सब इनलीगल है या गैर संवैधानिक बोल सकते हैं आप। आर्टिकल 20 अगला है आर्टिकल 24। अगला आर्टिकल रहेगा आपका आर्टिकल 24, बाल मजदूरी।
बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। बाल श्रम करवाना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार से हानिकारक कारखानों या फिर अन्य किसी भी संस्था में कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है या हटाया गया है। 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को आप लेबर नहीं रख सकते हैं, मतलब कर्मचारी के तौर पर नहीं रख सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है आपका आर्टिकल 25 या 25। आर्टिकल 25 के तहत कि आप किसी भी धर्म को, संविधान में प्रावधान है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा संघ बनाकर किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 26 के तहत किसी भी धर्म की शैक्षणिक संस्था खोली जा सकती है। उसमें शैक्षणिक संस्था में कुछ शर्तों के साथ आप धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य व्यवस्था में ऐसा करना मतलब संविधान के अकॉर्डिंग गलत है। अगला रहेगा आपका 27 आप अपने धर्म की अभिवृद्धि कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 27 धर्म की वृद्धि की जा सकती है। आर्टिकल 28 के तहत आपको धार्मिक संस्था बनाने का प्रावधान दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को द्वारा किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप धर्म को किस तरीके से अपना सकते हैं और धर्म को किस तरीके से त्याग सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को त्याग सकता है, लेकिन बस इसे दंडनीय अपराध के तहत कैसा रखा गया है कि यदि कोई धर्म का प्रचार होता है, यदि आप बलपूर्वक किसी से धर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो ये गलत है। यदि लोग बस किसी को ये धर्म अपनाने के लिए बोला गया है, ये भी गलत होता है, दंडनीय अपराध के तहत माना जाता है इसे। इसके लिए भी एक वाद विवाद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। अगला है आपका आर्टिकल 28 के तहत आप धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं, किसी अन्य धार्मिक संस्था बनाई जा सकती हैं और धार्मिक संस्था के तहत आप धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका आर्टिकल 29 संस्कृति का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 संस्कृति से रिलेटेड है। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 29 के तहत प्रत्येक समुदाय के व्यक्तियों को उनकी भाषा, लिपि एवं उनकी संस्कृति को बचाए रखने, उनका संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आज आर्टिकल 30 के तहत नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जो अपनी माइनॉरिटीज कहा जाता है जिन्हें। अल्पसंख्यक जो कि पूरी जनसंख्या से 50% से भी कम होते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि बौद्ध हो गए, जैन हो गए, इस्लामिक हो गए, मुसलमान होते हैं, ये सब किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ये अपनी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं एवं अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का बचाव कर सकते हैं। आर्टिकल 30 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका जो कि निरस्त कर दिया गया है, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार को रखा गया था, आर्टिकल 31, लेकिन अब ये निरस्त कर दिया गया है, इसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब ये कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। ये कानूनी अधिकार है। कहां पर रखा गया है इसे? तो भाग याद रखना है, भाग 12 आर्टिकल 300A। भाग 12 आर्टिकल 300A के तहत ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है।
पहले संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 1978 के तहत इसे संपत्ति के अधिकार से हटाकर, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, जो कि भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट और अंतिम फंडामेंटल राइट जो आपका 6वां फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय बोला गया है। लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में, व्यापम हो, एसएससी हो, पीएससी से एग्जाम्स हो, आर्टिकल 32 से रिलेटेड ही लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आर्टिकल 32 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत न्यायालय कुछ रिट्स जारी करता है। रिट क्या होती है? रिट एक प्रकार का आदेश होता है जिसे टाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपका 6वां फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी भी तरीके से आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं या पीआईएल लगाई जा सकती है, जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है इसके लिए। सबसे पहले याद रखेंगे इसके तहत आता है आपका अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार में आता है अनुच्छेद 32 या 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसे क्या बोला गया है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा या इसे ही बोला गया है हृदय, संविधान का हृदय। आर्टिकल 32 के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। अभी हमें पढ़ना है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। ये रिट होती है 5 प्रकार की। सबसे पहली होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। सेकंड परमादेश, मैंडमस। उत्प्रेषण, सर्ट्यूरी। प्रतिषेध, प्रोविजन, और अंतिम होती है आपकी अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। आर्टिकल 32 से रिलेटेड हमें 5 प्रकार के रिट पढ़ना है। रिट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं और इन्हें थोड़ा सा अच्छे वे में लेके चलते हैं साथ में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहला रहेगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है किसके लिए है? बंदी के लिए है। और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? स्वयं को किसी के सामने प्रस्तुत करना या डायरेक्टली भौतिक रूप से फिजिकली प्रेजेंट होना। तो ये जो रिट होती है वो बेसिकली कोर्ट्स के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जारी करी जाती है। पहली जो रिट रहेगी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, ये रिट न्यायालय तब जारी करता है जब किसी बंदी को उन्हें अपने सामने फिजिकली प्रेजेंट करवाना होता है या किसी बंदी को वहां पर प्रस्तुत करना होता है, तब ये रिट जारी करी जाती है। सेकेंड है आपका परमादेश या मेमेंडस। परमादेश, इसका मतलब क्या होता है? परम आदेश। हम इसको क्या बोल सकते हैं? आदेश। तो एक ऐसा आदेश जिसे टाला नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य किसी उच्च न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट जो जारी करी जाती है अपने निम्नतम न्यायालय के लिए, एक आदेश दिया जाता है कि आप उसके तहत कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर अन्य किसी अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया जा रहा है, तब ये परमादेश लागू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का
मतलब होता है मंगा लेना, मंगा लेना। मान लीजिए कि हाई कोर्ट के द्वारा कोई मामले या किसी केस की सुनवाई चल रही है और वो सुनवाई उसके द्वारा कंप्लीट नहीं करी गई थी, तब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अपने पास इसे रिट लगाकर बुलवा सकता है कि आपके द्वारा ये सुनवाई नहीं करी गई है, तो इसे कंप्लीट कर सकता है कौन? इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इसे कंप्लीट कर सकता है। अगली आपकी प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ही क्या होता है? निषेध। इसमें क्या एक वर्ड जुड़ रहा है? निषेध या पूर्णतः निषेध, मना कर सकते हैं, प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या निम्नतम न्यायालय या हाई कोर्ट को यह रिट जारी करके बोला जा सकता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं, इसको रोक लगाने के लिए कार्य किसके द्वारा करा जा सकता है? तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ये रिट लगा सकती है। नेक्स्ट रहेगा आपका अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा में अधिकार शब्द आ रहा है, इसमें कौन सा वर्ड आ गया है? अधिकार। अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नतम न्यायालय पर लगाए जाने वाला आदेश ही क्या कहलाता है? अधिकार प्रेक्षा कहलाता है। ये 5 प्रकार के रिट जो होते हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है निम्नतम न्यायालय के ऊपर, और उन्हें ये आदेश दिया जा सकता है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं। यदि किसी मानव के जनहित का कोई केस ऐसा आता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है या मौलिक अधिकार से हनन होता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की याचिका दर्ज करा जा सकते हैं, जिसे हम PIL के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है? PIL, जनहित याचिका। जनहित याचिका किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, ये पूरे मानव जाति से रिलेटेड होती है, और इसी से रिलेटेड ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी जा सकती है। ये थे आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे? USA से लिए गए। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल पूरे 35 तक। आर्टिकल 33, 34 और 35 जो है विशेष अधिकार से संबंधित होते हैं, जिसमें मार्शल लॉ होता है और अन्य अधिकार को रखा गया है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन आपके आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जिसमें 5 प्रकार की रेट होती है। इसमें पहली रेट कौन सी थी आपकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है, प्रतिषेध है, और लास्ट होता है अधिकार प्रेक्षा। इन आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो लगभग फंडामेंटल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फंडामेंटल जोड़ा ही क्यों गया था? क्योंकि मानव को स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार प्रदान करना ही फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य है। तो आज के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही काफी है। आगे की अगली क्लास जो रहेगी हमारी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से रिलेटेड रहेगी, और आज हमारी क्लास को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।